मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शेत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से मुतल्लिक है, जिसमें जो कि मालिक जदाद के हक़ में आया है किराएदारी वाले मामलात में, और उसमें कुछ अहम नुकात जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। तो ये लेक्चर मेरा मुकम्मल आपने सुनना है, क्योंकि ख़ास तौर पे किराएदारी के मामलात में बाज़ दफ़ा जब किराएदार झूठे मुकदमात कर देते हैं तो मालिक मकान को जिस अज़ियत से गुज़रना पड़ता है, जिन मसाइल से गुज़रना पड़ता है, वो उसका अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता, वो उसी को ही होता है फिर जब सालों साल उसके केस चलते हैं। तो ये एक अहम लेक्चर है जो मालिक जदाद से मुतल्लिक आया है, तो आप लोगों ने इसको सुनना है। और मैं इस केस के आखिर में जो है वो केसला भी बताऊंगा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और दूसरी बात ये कि फील करते हैं हम ये कि लोग मेरे जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी तादाद में देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, तो इसको सब्सक्राइब किया करें ताकि फ्यूचर में आपको जो है वो लेक्चर्स मेरे मिलते रहें। तो ये जो फैसला है इसमें मामला ये था कि जो मालिक जदाद था उसने जब केस किया बेदखली का, तो किराएदार ने पहले तो किराएदार उस केस में पेश ही नहीं हुआ बेदखली के केस में, और उसके बाद उसने दरख्वास्त मनसूखी गुजार दी। जब उसके खिलाफ बेदखली का आर्डर हो गया तो उसका इजराज चल रहा था, तो दरख्वास्त मनसूखी गुजार दी कि उसे इल्म नहीं हो सका केस के बारे में, उसे पता नहीं चल सका और उसको इजाज़त दी जाए। फिर वो ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अपनी दरख्वास्त में उसने एक तो ये मौक़िफ़ लिया कि उसे इल्म नहीं हो सका, दूसरा उसने ये मौक़िफ़ लिया कि उसका मालिक जदाद के साथ जो है मुआदा बै हो गया था, तो उसने उस मुआदा बै का एक मौक़िफ़ ले लिया कि जी इसलिए ये जो कब्ज़ा जदाद है ये मेरे पास बतौर अब मुआदा बै के तहत है, किराएदार के तौर पे नहीं है। तो ये मामला पहुंचा वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि वंस ए टेनेंट इज़ ऑलवेज टेनेंट। ये एक जो है एक प्रिंसिपल है जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जो एक बार किराएदार होगा वो हमेशा किराएदार ही रहेगा। मतलब ये है कि इसमें उन्होंने ये करार दिया कि जब कोई शख्स एक बार जदाद किराए पर लेगा उसके बाद उसका मौक़िफ़ बेशक ये हो कि उसका मालिक जदाद से जदाद का मुआदा बै हो गया है, अगर मालिक जदाद उस मुआदे बै को तस्लीम नहीं करता और वो बेदखली का केस कर देता है तो किराएदार अपने जो मुआदा बै के मौक़िफ़ की बुनियाद पर कब्ज़ा अपने पास नहीं रख सकता। वो पहले किराएदारी में लिया गया कब्ज़ा मालिक को वापस करेगा, उसके बाद वो अपना मुआदा बै का जो मौक़िफ़ है वो दावा जो तकमील मुआदा मुख्तस बै है दायर करके उसमें साबित करेगा। अगर वो साबित होता है तो फिर उसके इजरा में वो कब्ज़ा ले सकता है। वो मुआदा बै के मौक़िफ़ पर किराएदारी वाला कब्ज़ा जो है अपने पास नहीं रख सकता। तो ये एक अहम रूलिंग आई है, क्योंकि अक्सर किराएदारी वाले मुकदमात में करोड़ों की जदादें होती हैं, दुकानें बाज़ वक़्त करोड़ों की होती हैं, तो ये किराएदार हज़रात जो होते थे कई बार ये जाली स्टाम्प के ज़रिए वो मुआदा बै बना लेते थे, या ये ना भी करते थे तो एक ज़ुबानी मौक़िफ़ ले लेते थे कि जी उनका मालिक जदाद से मुआदा बै हो गया है, रूबरू गवाहान और इतने करोड़ में हो गया है, इतनी रकम एडवांस दे दी है, और रकम भी हवा में होती थी, वो भी ज़ुबानी होती थी, और बाकी इतनी रकम बाकी है जो हम देने को तैयार हैं, वो थोड़ी सी रकम बाकी बना लेते थे। तो इस तरह फिर वो इस मौक़िफ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलते थे और सालों साल मालिक जदाद ज़लील होते थे। अच्छा फिर इस दौरान किराया भी अदा नहीं करते थे, तो वो मालिक किस अज़ियत से गुजरता है कि एक तो उसके जदाद पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, झूठा केस कर देते हैं, एक तो मालिक को केस पे पैसा उसका खर्च होता है, दूसरा आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे की अपनी जदाद हो और वो अपनी जदाद के अंदर ही दाखिल ना हो सकता हो। अच्छा फिर ये उस अरसे में किराया भी अदा नहीं करते, मुआदा बै के मौक़िफ़ को ये ले लेते थे। तो ये तय कर दिया आप सुप्रीम कोर्ट ने कि वंस ए टेनेंट इज़ ऑलवेज टेनेंट। तो ये एक तो उन्होंने तय कर दिया कि वो मुआदा बै हो भी सही तो उसकी कोई किराएदारी वाले मामले में हैसियत नहीं होगी, वो अलग से आपने साबित करना है। अच्छा दूसरा कानून भी जो बना है ना, ये रेंट एक्ट जो 2009 है, पंजाब रेंटेड प्रेमाइसेस एक्ट 2009, उसमें भी उन्होंने ये वादे कर दिया था वैसे कि एक तो जो रेंट एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट इन राइटिंग, यानी कि रेंट एग्रीमेंट अब वो होगा जो तहरीरी होगा,
ज़बानी चीज़ों से इनकार कर दिया इस कानून में। फिर उसमें मज़ीद ये करार दिया गया था कि अगर इस दौरान किरायानामा रजिस्टर्ड है, अगर इस दौरान मालिक और किराएदार का वाकई मुआदा बै हो जाता है, यानी कि बाज़ दफ़ा मालिक जाल बेच भी देते हैं किराएदार को, तो वो भी ज़ुबानी नहीं हो सकता। वो दोबारा रेंट रजिस्ट्रार जो होगा उसके पास जाएंगे, जिसके पास रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा, वो दोनों दोबारा पेश होंगे और वो दोनों की तस्दीक की जाएगी रेंट रजिस्ट्रार की तरफ से, और फिर वो अपना मुआदा बै रजिस्टर कराएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस मुआदा बै की भी हैसियत नहीं है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। दूसरा, फिर इसमें जो उसने मौक़िफ़ लिया था कि मुझे इतला नहीं मिली, नोटिस नहीं मिला, तो उसमें करार दिया कि जी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इसको एड्रेस भी दुरुस्त था, इसको नोटिस भी गया और ये जानबूझ के पेश नहीं हुआ। लिहाजा कोई शख्स ये नहीं है कि पहले तमाशा देखता रहे सुकून से, अदालतों में आके कार्रवाई देखता रहे, और जब एक तरफा कार्रवाई हो जाए, साल 1.5 साल गुजर जाए, तो फिर एक दरख्वास्त दे दे कि जनाब मुझे तो कोई इतला नहीं मिली। तो ऐसा नहीं होगा। उसको मजबूत शायद साबित करना पड़ेगा कि उसका एड्रेस गलत था या उसको नोटिस नहीं दिया गया। अदरवाइज एक तरफा जो डिग्री हो या आर्डर हो वो कायम रहेगा। तो ये दो हवालों से एक इंतहाई अहम लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को आज बताया, और ये लेक्चर है जनाब 2024 SCMR, पेज है 452, 452 पेज है। तो उम्मीद है आज का मेरा जो लेक्चर है वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 0336181101 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। मेरे मशवरे की 1000 फीस होती है। इसके अलावा मेरी सर्विसेज जो हैं वो सारे पाकिस्तान में हैं। उस खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के तमाम शहर, पंजाब के तमाम शहर, इनमें हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। और किसी भी शहर में आपका कोई लीगल हो, इशू हो, आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, जरा के सवाल लिख के भेजता हूँ। फाइनल बहस के लिए भी मैं खुद आता हूँ, मेरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। और मेरी सर्विसेज के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट मेरी सर्विसेज लेंगे, लोकल जो वकील साहब होंगे वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, यानी मेरे पैनल पे जो होंगे वही होंगे। एक होता है कि आप वकील साहब अपने ही रखेंगे अपने शहर में, लेकिन आपका मुझसे एग्रीमेंट हो जाएगा कि आप मेरी सर्विसेज जो है, मेरे डायरेक्ट में उसमें वकील नहीं होगा, लेकिन वैसे आप मेरी सर्विसेज लेंगे कि वो वकील साहब मेरी डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब जो भी कार्रवाई होगी वो मेरी निगरानी में होगी, उसका जो भी केस का ड्राफ्ट होगा मैं खुद बना के दूंगा, और इस तरह क्रॉस के सवाल भी मैं भेजूंगा और तहरीरी बहस बना के दूंगा। तो इस तरह मेरे एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट में मुकम्मल कंट्रोल मेरा होता है केस में, एक होता है कि वकील साहब आपके अपने रहेंगे और वो लेकिन मेरी निगरानी में चलेंगे, या आपका केस मेरी निगरानी में आगे बढ़ेगा। तो ये मेरी सर्विसेज होती हैं। तो कोशिश करता हूँ कि लोगों को सादा अल्फाज में जो उनके राइट्स के बारे में बता सकूँ। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।